Good morning, everybody. In the last video, I've just started the very first chapter, chemical reaction and the equation, है ना? And in that chapter, I've discussed about the physical properties and the chemical properties, chemical reaction and the chemical equations. Okay. Now we come to know that chemical change is a kind of a chemical reaction, and in that some of the substance that participate are called the reactant, and the new substance which is called the product. ठीक है? So these are all the chemical reactions. Now the question arises कि how you can determine that the chemical reaction has taken place or not. अगर दो चीज़ों को अगर आपस में रखते हो, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगी कि उनके बीच में किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है. तो कुछ अगर आप देखोगे तभी तो पता चलेगा ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जो है वो आपके बॉडी को एग्जामिन करता है, आपके सिम्टम्स को चेक करता है, और सिम्टम्स को चेक करने के बाद बताता है कि आपको कौन सा डिजीज़ हुआ है. ठीक है, कौन सा डिजीज़ से आप बिल्कुल भी अफेक्टेड हो. तो वो आपके बिल्कुल भी प्रॉपर्टीज़ को देखता है. प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या, आपके जो भी बॉडीज़ में चेंजेस आ चुका है ना, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स को चेक करता है. तो वैसे कभी भी किसी भी चीज़ को अगर आप देखोगे तो क्या क्या चीज़ आप देखोगे तो आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है. तो इसका मतलब टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. मतलब आप कैसे देख के बता सकते हो कि यहाँ पे किसी तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं. ठीक है. द प्रॉपर्टीज बाई विच वी कैन डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट. मतलब क्या क्या चीज़ को आप देखोगे तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, बट नॉट ऑलवेज 100% नहीं, है ना. मतलब आप गेस कर सकते हो कि ये सब चीज़ें अगर आपको दिखती है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा. ओके. तो ऑब्जर्वेबल फिजिकल इफेक्ट, क्या क्या आप जो है वो देख सकते हो, क्या क्या आप देख सकते हो. ठीक है. तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो जो भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है और जो भी सब्सटेंस जो न्यू सब्सटेंस बनता है, अगर उनके फिजिकल स्टेट अगर अलग अलग है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिल्कुल अगर अलग अलग स्टेट में है, तो आप कह सकते हो कि वहाँ बिल्कुल भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन हुआ होगा. ठीक है. तो जैसे एग्जांपल देखो, कार्बन और ऑक्सीजन को अगर आपस में हम रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. ठीक है. तो कार्बन देखो, कोई भी आपके पास वुड है, जैसे ये पेंसिल देखो, ये बिल्कुल भी वुड से बना है. तो इसका मतलब अगर मैं इसको बर्न करना चाहूँगा तो डेफिनेटली ये बर्न करेगा, और जब ये मैं इसको बर्न करता हूँ तो डेफिनेटली वहाँ पे एक स्मोक आएगा, एक गैस प्रोड्यूस होगा, एंड दैट गैस विल बी ओनली द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो इसका मतलब मेरे लिए रिएक्टेंट अभी क्या है, ये पेंसिल, और ये पेंसिल अभी मेरे लिए कार्बन, और अभी किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में. और जब इसको रिएक्शन कराऊंगा तो बिल्कुल वहाँ से आपको बिल्कुल भी गैस का फॉर्मेशन होगा. तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर आपको अलग अलग स्टेट में दिखते हैं तो आप कह सकते हो कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, बट नॉट ऑलवेज. जैसे कि अगर आइस जो है वो मेल्ट करके वाटर में आ गया तो उनका स्टेट चेंज हो गया, तो आप यहाँ भी तो कह सकते हो केमिकल रिएक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे कि नॉट ऑलवेज, है ना. ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है. ठीक है. तो ये सब सिम्टम्स को देख के आप बता सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है वो हुआ होगा. ठीक है, बट नॉट ऑलवेज. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे देखो मैं डायग्राम बनाया है, एक सॉलिड है, उसको हम लोगों ने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ. तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा. ओके. नो नेक्स्ट, चेंज ऑफ कलर. तो चेंज ऑफ कलर क्या है, देखो, व्हेन द कलर ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर डिफरेंट. अगर दो चीज़ों को अगर आपस में अगर आप रिएक्ट करा रहे हो और उनका अगर कलर का कुछ चेंजेस आता है तो आप कह सकते हो कि वहाँ पे बिल्कुल किसी ना किसी तरह से केमिकल रिएक्शन हुआ होगा. ठीक है. जैसे सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे एक मैंगो ले लो, अनराइपन मैंगो, एक कच्चा आम ले लो, तो वो बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है और टेस्ट आपको पता है कैसा होता है वो, है ना. अगर उसको कुछ दिन तक अगर आप एक सैक के अंदर उसको अच्छे से कवर करके रख दो, है ना, कवर करके एक बोरे के अंदर उसको रख दो, और आफ्टर अ वीक आप उसको निकाल के देखो तो यू विल सी दैट डेफिनेटली दैट मैंगो हैज़ बिकम राइपन. वो आम जो बिल्कुल पक गया होगा, एंड डेफिनेटली इट्स ग्रीन कलर हैज़ चेंजेस टू द नियरली येलोइश, है ना, और डेफिनेटली इट्स टेस्ट हैंड चेंजेस, उसका टेस्ट ही बदल गया होगा. तो इसका मतलब यहाँ पे कलर का चेंजेस दिख रहा है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट, केमिकल चेंज, है ना. तो इसका मैं एक रिएक्शन से दिखाता हूँ. देखो, एफ का मतलब होता है आयरन. जो आयरन हम लोग जो हमारे लिए एक एलिमेंट है आयरन, आप जानते हो. तो आयरन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ से. जैसे ऑक्सीजन को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे आयरन को एफ से. एक दूसरा कंपाउंड है CuSO4. CuSO4 को हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट. Cu का मतलब कॉपर, SO4 का मतलब सल्फेट, है ना. क्लास 9th में मैंने आपको थोड़ी बहुत ये सारी चीज़ें बताई थी. तो यहाँ पे
आयरन को हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू कलर का बिल्कुल पाउडर होता है। तो वाटर में हम लोग कॉपर सल्फेट को बिल्कुल डिज़ोल्व कर लेते हैं। तो वाटर में अगर कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का डिज़ोल्व करेंगे तो डेफिनेटली इसका कलर तो पूरा ब्लूइश हो जाएगा, ब्लूइश, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हम आयरन डालते हैं। आयरन मतलब क्या, लोहा, है ना। तो दैट वी आर जस्ट गोइंग टू टेक अ आयरन नेल। तो यहाँ पे हम लोग एक आयरन नेल ले लिए और एक आयरन नेल को इसमें हम लोग डाल दिए। तो जैसे हम लोग आयरन नेल को डालेंगे उसके बाद आप देखोगे 20 to 30 मिनट्स, आफ्टर 20 to 30 मिनट्स, है ना, 20 to 30 मिनट्स के बाद आप देखोगे, मिनट्स के बाद देखोगे कि इट्स कलर चेंजेस। जो ये ब्लू कलर का जो लिक्विड था अब वो चेंज हो चुका है बिल्कुल ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर में। और जो आयरन था वो देखोगे उसके आसपास में पूरा एक रेड कलर का एक लेयर जम चुका है, लेयर जम चुका है। तो आप देखोगे ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके वो बन गया FeSO4, मतलब कॉपर सल्फेट से वो कन्वर्ट हो चुका है आयरन सल्फेट में। Fe का मतलब आयरन और SO4 मतलब सल्फेट। Fe का मतलब आयरन, SO4 का मतलब सल्फेट। तो इसका मतलब आयरन जो है इस कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके क्या बन चुका है, आयरन सल्फेट। और इसका कलर जो है बिल्कुल वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका है और साथ में कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको कलर का चेंजेस दिखता है तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि एक तरह का केमिकल चेंजेस है, ठीक है। नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या बताता है कि अगर कभी भी दो चीज़ों को अगर आपस में रिएक्शन आप करा रहे हो और उनके रिएक्शन में अगर किसी भी तरह का अगर गैस का फॉर्मेशन होता है ना, गैस का फॉर्मेशन, तो कभी कभार आपको वो चीज़ तो आप देख सकते हो, देखने वाली चीज़ है गैस का फॉर्मेशन। या कभी कभी अगर वो कलरलेस गैस होगा तो आप कुछ स्मेल भी हो सकता है, तो स्मेल से भी पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ गैस का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो सम टाइम इट मे बी ऑब्जर्व दैट सम गैस मे बी इवॉल्व, मतलब कभी कभार जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केस में आप देखोगे कि कभी कभार उसमें गैस का भी फॉर्मेशन होता है। तो कभी अगर गैस का फॉर्मेशन अगर आप होते हुए देखोगे तो आप समझ सकते हो, आप कह सकते हो कि वहाँ बिल्कुल भी केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। Zn का मतलब होता है यहाँ पे जिंक, जिंक, है ना, ये बहुत ही कॉमन सा एक एलिमेंट है जिंक, ठीक है। और यहाँ पे H2SO4 जो है वो एक तरह का एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑलरेडी क्लास 9 था बताया मैंने। तो जिंक को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने बिल्कुल भी H2SO4 को ले लिया और फिर इसमें हम लोग जिंक को डाल देते हैं। तो जैसे हम लोग इसमें जिंक को डालेंगे तो आप देखोगे कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट, यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर में बनेगा जिंक सल्फेट और आप देखोगे यहाँ पे कुछ गैस निकल रहा है और वो गैस और कुछ भी नहीं बल्कि कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, हाइड्रोजन गैस। तो कभी भी अगर किसी भी तरह से अगर आप वहाँ पे गैस का फॉर्मेशन देखते हो, किसी भी तरह का अगर गैस अगर निकल रहा है, दो चीज़ों को आप रिएक्ट करा रहे हो, तो आप कह सकते हो कि वहाँ पे बिल्कुल भी केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। तो यहाँ पे ये दो जो मैं रिएक्शन आपको बताया हूँ ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये जो है जब कभी भी स्कूल खुलेगी तो मैं आपको ये दोनों रिएक्शन जो है वो हम लोग लैब में हम लोग करेंगे, इसको प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग केमिस्ट्री जो है वो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे क्योंकि ये सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगा लैब में करके, आप लोग खुद से इसको करोगे, ओके। नाउ नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉलिड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉलिड दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट। कभी कभार क्या होता है कि कभी भी दो चीज़ों को जब आपस में हम लोग रिएक्ट कराते हैं, दो चीज़ों को जब आपस में रिएक्ट कराते हैं तो देखते हैं क्या कि एज अ रिजल्ट ऑफ विच आ न्यू सेमी सॉलिड सब्सटेंस, मतलब कभी दो चीज़ों का आपस में रिएक्शन कराते हो तो देखोगे क्या कि एक सेमी सॉलिड टाइप का सब्सटेंस बनता है और वो सेमी सॉलिड टाइप का सब्सटेंस होगा वो बिल्कुल भी उस लिक्विड में अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा और बीच में सेटल कर जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखो, आपके पास वाटर है, ठीक है, वाटर नहीं, सॉरी वाटर नहीं, आप मिल्क ले लो, मिल्क, ठीक है, और मिल्क में थोड़ा विनेगर डाल दो। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप थोड़ा लेमन डाल सकते हो, लेमन जूस। तो आप देखोगे क्या कि दूध जो है बिल्कुल ही फट जाएगा, है ना। और देखोगे कि उसका फटने के बाद वो देखोगे सेमी सॉलिड टाइप का सब्सटेंस जो है वो नीचे सेटल कर जाता है और उसको अगर आप देखोगे कि उस कंटेनर में ऊपर में पूरा आपको वाटर दिखेगा और नीचे में बिल्कुल भी एक सेमी सॉलिड टाइप का सब्सटेंस रहता है और बाद में उसको फिल्टर करके आप बाहर निकल दोगे तो वही आपके लिए पनीर बन जाता है ना। तो इसका मतलब कभी कभी केमिकल रिएक्शन जब आप करवाते हो तो वहाँ देखोगे कुछ एक सेमी सॉलिड टाइप का सब्सटेंस बन जाता है और वो थोड़ा हेवी होता है, सेमी सॉलिड है तो हेवी होगा तो उस कंटेनर में नीचे सेटल कर जाता है, बैठ जाता है। तो दैट इज ओनली कॉल्ड द प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शन द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म इज सेमी सॉलिड टाइप
एंड इट सेटल डाउन एट द बॉटम इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो कभी भी किसी तरह का केमिकल रिएक्शन आप करवाते हो तो एक नया टाइप का सब्सटेंस फॉर्म करेगा जो कि थोड़ा सेमी सॉलिड होगा और वो थोड़ा कंटेनर में नीचे बैठ जाएगा, और जो वो बैठ जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे यहाँ पे रिएक्शन देखो, CaSO4 कॉपर सल्फेट, जस्ट मैंने बताया था। अब कॉपर सल्फेट को H2S, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कॉपर सल्फेट को अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेंगे ना तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा कॉपर सल्फाइड और साथ में H2SO4। तो यहाँ पे जब इन दोनों को रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक CuS कॉपर सल्फाइड बनेगा, और ये बिल्कुल ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। तो वो देखोगे कंटेनर बिल्कुल भी नीचे बैठ गया, नीचे सेटल डाउन कर गया। तो यहाँ पे हम लोग प्रेसिपिटेट के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। तो इन दोनों को जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा जो कि ब्लैक कलर का होगा, सेटल डाउन कर जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में वो क्या बताता है कि कभी भी दो सब्सटेंस मेरे पास अगर अवेलेबल है, अगर उन दोनों सब्सटेंस को अगर हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन के बाद एक नया प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर केमिकल रिएक्शन अगर वाकई में हुआ होगा तो कभी कभार ऐसा होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टेम्परेचर बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। मीन्स सम टाइम इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट हैव देयर डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिल्कुल अलग अलग टेम्परेचर हो सकते हैं। जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कभी भी अगर दो चीज़ें के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ होगा तो हो सकता है कि रिएक्टेंट का टेम्परेचर थोड़ा कम हो और प्रोडक्ट का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, रिएक्टेंट का टेम्परेचर थोड़ा कम हो और प्रोडक्ट का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो। तो अगर ऐसा कभी आपको दिखता है तो मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। तो प्रोडक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे प्लस हीट लिख देता हूँ। तो कभी भी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्शन करा रहे हो और रिएक्शन करने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा तो मैं बोल सकता हूँ उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर, मतलब वहाँ पे डेफिनेटली हीट का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है उससे उसका टेम्परेचर कम हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टेम्परेचर को। अगर सपोज करो कि अगर ये रिएक्टेंट है, अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट है इसका टेम्परेचर 15 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, तो पहले से तो टेम्परेचर तो कम होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 25 डिग्री बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर रिएक्टेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है और प्रोडक्ट का टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तो आप कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म था और ये बहुत ठंडा हो गया, ऐसा नहीं। रिएक्टेंट का जितना भी टेम्परेचर होगा, प्रोडक्ट का टेम्परेचर उससे अगर कम होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। सिमिलरली अगर रिएक्टेंट का जो भी टेम्परेचर है उसके कंपेयर में प्रोडक्ट का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली वहाँ पर रिएक्शन हुआ होगा। तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ होगा तो प्लस हीट, और इसका टेम्परेचर कम हो गया होगा तो डेफिनेटली उसमें हीट सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो टेम्परेचर कम होगा। तो कभी भी अगर जो भी सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनका टेम्परेचर और जो न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं उनका टेम्परेचर में आपको अगर डिफरेंस देखने को मिलेगा, टेम्परेचर डिफर होंगे, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। और फिर चेंज इन टेम्परेचर जो है इसका आगे भी मैं आगे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट पार्ट में कि जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक और होता है एक इंडोथर्मिक रिएक्शंस, है ना। तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।